हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे अबाउट चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी क्लास 11 द लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्या है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो भी कंक्लूड किया जाएगा, एंड ऑल्सो कि क्या इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, उसको भी कंक्लूड किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग में जिन साइंटिस्ट के नेम जिन भी चैप्टर से पहले जिन साइंटिस्ट के नेम दिए जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उस चीज के बारे में आपको एकदम थॉरो होना चाहिए कि वो साइंटिस्ट, वो द नेम एंड जो भी उन्होंने अवार्ड मिला है या जिस वर्क पे उन्हें अवार्ड मिला है वो सब चीज। सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट पैरा में आपको ये समझाया है बेसिकली कि द लिविंग वर्ल्ड एंड कितना अमेजिंग है लिविंग वर्ल्ड, एंड क्या साइंटिस्ट इसके बारे में बोलते हैं टेक्निकली, एंड ऑल्सो जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं कि क्या एक्सप्लेन करता है, आपको एक्सप्लेन करता है ये लिविंग वर्ल्ड। और लास्ट में वो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि लिविंग क्या है। सो इस पहली पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है इन फ्रॉम लाइक जो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक वो जब एम्स में जब भी रीजंस AR पूछते हैं, असर्शन रीजन, तो वो किस हिसाब से पूछते हैं, वो इस हिसाब से पूछते हैं कि वो NCERT के बेसिकली लाइंस को उठा के एंड देयर असर्शन और रीजन बना के ही वो जनरली पूछते हैं। तो NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसमें जैसे कि एक पहला ये लाइन है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन the molecular traffic inside the cell makes us deeply reflect on. So इसको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स और कॉपरेशन भी है और पॉपुलेशन के बीच में भी और दो पॉपुलेशंस के भी बीच में। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि रैट है, अब रैट के लिए लड़ाई हो रही है कैट में भी और डॉग में भी। सो व्हेन दे आर पुटिंग दिस, सो इकोलॉजिकली अलग हुए, बेसिकली अलग पॉपुलेशन है, एक डॉग का अलग है, कैट का अलग है एंड रैट का भी अलग है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि सब ये सोच रहे कि रैट उन्हें मिले या कैट को मिले, इस चीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई। बट जब उन्हें मिल जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली द डॉग इज सुपीरियर एंड व्हेन दे गेट इट, तो ऑब्वियसली जो डॉग की कम्युनिटी उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन होगा, बट एट द सेम टाइम वो कोऑपरेट करके शेयर भी करेंगे। सो दिस इज अबाउट कि हाउ दैट इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन जो पॉपुलेशन में होता है वो चीज का एग्जाम्पल था ये। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन, ये चीजें समझा रहा है कि जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक मतलब जो केमिकल रिएक्शंस जो अंदर चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि सेल के भी आउटर एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड होता है और इंटरनली इंटरनल सेलुलर फ्लूइड होता है, उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हमेशा चलते रहती हैं, ATP का फॉर्मेशन होते रहता है, वो चीज डीपली रिफ्लेक्ट होती है। एंड ये चीज ये बताना चाह रहा है कि क्या लिविंग है। तो लास्टली वो क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग क्या है, और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो इंडेक्स नंबर 1.1 व्हाट इज लिविंग ये सवाल पूछता है। अब उसको समझाने के लिए वो इसका आंसर शुरू करता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब उसकी ग्रोथ के लिए उसने क्या समझा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब कि वो ये समझा रहा है कि मास में अगर इंक्रीज होगा तो भी, और अगर नंबर में इंक्रीज होगा तो भी, दोनों ही तौर पे ग्रोथ कहलाएगा। और उसको समझाने के लिए वो ये क्या कहता है कि जैसे कि ग्रोथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाय सेल डिवीजन होता है, प्लांट्स लाइक होल लाइफ अपने लाइफ स्पैन में वो इंटायरली ग्रो करते रहते कंटिन्यूअसली, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा वो भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। फिर उसने पूछा लास्ट में, मतलब पूछा नहीं, उसने एक लाइन लिखा कि वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो उसने कहा कि जैसे हम जब शुरुआत का जो पहला लाइन से बोला था कि इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज इंक्रीज इन मास दोनों ही ग्रोथ कंसीडर होंगे। तो अगर ऐसा है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेंगे। कैसे? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, यानी कि माउंटेन्स के ऊपर, जैसे ऑब्वियसली माउंटेन्स कैसे फॉर्म होता है, एक्यूमुलेशन होते जाएगा, सैंड माउंट्स भी होते हैं, तो एक तरफ से जो उनमें एक्यूमुलेट होते मटेरियल, इस वजह से उनका ग्रोथ कहलाएगा फिर, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बॉडी मास में तो इंक्रीज हो ही रह रहा है। सो ये चीज इससे डिनोट करता है कि ग्रोथ इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विद द बॉडी मास। तो ये चीज तो
हो गई कि हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ग्रोथ। फिर रिप्रोडक्शन के लिए वो समझाता है, रिप्रोडक्शन के लिए वो ये कहता है कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं। तो उसके सवाल के जवाब के लिए फिर वो मतलब समझाना शुरू करता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो प्लेनेरिया है वो ट्रू रीजनरेशन से ग्रो करता है, फंगाई इन द कॉन्टेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर से प्रोड्यूस करता है। एंड फिर वो समझाता है कि जो यूनिसेलुलर एल्गी है या अमीबा है वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिविजन। तो ये चीज वो कहता है। तो इसका मतलब ये कि हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एकदम क्लियर नहीं है ये दोनों टर्म, कि हम कैसे क्लियरली इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए। और दूसरा फिर वो एक और बात कहता है कि जो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल उसने समझा कि म्यूज, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो क्या वो लिविंग नहीं है। इस वजह से वो ये भी कहता है कि लास्ट में कि रिप्रोडक्शन भी इस वजह से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर जो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ है वो मेटाबॉलिज्म समझाता है। मेटाबॉलिज्म समझाने के लिए वो ये बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वेदर स्मॉल है, बिग है, कोई भी फंक्शन किसी भी साइज का हो, वो सारे के सारे लिविंग होते हैं। और वो ये भी समझाता है लिविंग के साथ साथ, और चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसलिए लास्ट में वो लाइन लिखता है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो उसके बाद वो मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करता है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो लास्टली वो लिखता है कि क्योंकि कोई लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर हुआ हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। पर फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछता है वो, तो जो इन विट्रो में जब हम किसी चीज को प्रूव करने के लिए इन विट्रो में या कोई भी मेडिसिन को बनाने के लिए हम जब इन विट्रो में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं, तो क्या फिर वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। तो उसके जवाब में वो बोलता है एनसीईआरटी कि इन विट्रो का जो भी रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग है, बट इन विट्रो इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। कहने का मतलब ये है इन विट्रो जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, बट जो उसके रिएक्शंस चल रहे हैं, कि ऑब्वियसली वो रिएक्शंस जो हैं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, तो इसलिए वो एक लिविंग रिएक्शन है, बट ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी जो चीज है वो नॉन लिविंग है। फिर उसके बाद वो इसलिए फिर वो इस बात पे कंक्लूड कर जाता है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। फिर जो उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ये समझाता है अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस समझाने के लिए वो यही समझाता है कि लाइक एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलेट फॉर स्टिमुलाई एंड दे रिस्पॉन्ड। मतलब कि अगर इफ यू हैव सनलाइट तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, आपको धूप लगेगी तो यू ओपन योर अम्ब्रेला, और जो भी जो आपके इन्वायरमेंट में हो रही है, अगर बारिश हो रही है, कोई पॉल्यूटेंट है या कोई भी चीज है, तो यू एक्चुअली रिस्पॉन्ड। इवन ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो फोटोपीरियड जिनका रिप्रोडक्शन इससे अफेक्ट होता है। तो इस चीज की वजह से उसने कहा कि ठीक है, लास्टली फिर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन बीइंग के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि उसका खुद से भी वो इंसान अवेयर होता है कि वो कहाँ है, कैसे है। सो द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इज ह्यूमन बीइंग। फिर इसके बाद एक कोमा पेशेंट का क्वेश्चन है कि जैसे कि वो पेशेंट है मशीन से, ऑब्वियसली कोमा पेशेंट वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन है, तो क्या वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ऑब्वियसली वो लिविंग है क्योंकि वो सारे मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसलिए वो लिविंग है। फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट कि सेल्स होती हैं, वो सेल्स एग्रीगेट होके ऑब्वियसली टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, अनऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक पर्टिकुलर सेल में नहीं होती है। जब ऑल सेल्स इंटरैक्ट, जो इंटरैक्शंस उनके बीच में होती है, उससे वो टिश्यू के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। तो ये चीज वो समझाने की कोशिश किया है। फिर जब उसने समझा दिया कि पहला जो इंडेक्स था उसका 1.1, उसने जब इसे कंप्लीट कर लिया कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग के बीच में अंतर कैसे होगा, तो देन इसका 1.2 शुरू होता है, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें उसने बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की है। बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एंड इसने ये मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसने फिर एक और लाइन लिखी है जो इम्पोर्टेंट है कि वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज इवन ओल्ड वंस
न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो ये कह रहा है कि भले हम कोई नए एरिया को मतलब खोजे या हम पुराने एरिया में भी जाके वापस से न्यू ऑर्गेनिजम्स के लिए कोशिश करें, खोजे उन्हें, तो हमें जरूर न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, क्योंकि हमेशा ही वो मिलते रहते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स। फिर उसने जो उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है उसने ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो उन्हें जनरली अगर सब लोग अपने अपने एरिया में लोकल नेम से तो जानते ही हैं, बट अगर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी जब हम कम्युनिकेट करेंगे किसी और एरिया के लोग से, तो ये कंफ्यूजन ना हो फर्दर, इसलिए उसने ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एनसीईआरटी लास्ट में उसने नॉमेनक्लेचर जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by the same name all over the world। मतलब उस नेम से, उस पर्टिकुलर नेम से वो ऑर्गेनिज्म हर जगह उसी नाम से जाना जाए, उसे नॉमेनक्लेचर कहा जाएगा। अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए उससे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखें तो हमारे दिमाग में उसको देखने के बाद जो नाम आए वो सब जगह एक ही नाम आए, मतलब हर वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड में वो इंसान कहीं पे भी हो, उस इंसान को, अगर वो इंसान पर्टिकुलरली किसी एलिफेंट को देख रहा है तो उसका ट्रंक देख के और जिराफ को देख रहा है उसका लॉन्ग नेक देख के, तो उसको दिमाग में वही आए कि ये जिराफ है और ये एलिफेंट है। तो ये चीज कैसे होगा, तो आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, कि मतलब जो नॉमेनक्लेचर है वो तो नेमिंग हुआ, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म को देख के हम करेक्टली डिस्क्राइब करने के बाद हम उसे करेक्टली उसका नेम दे सकें और सबको सब जगह वही नाम हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इसके लिए स्टैंडर्डाइज जगह है प्लांट्स के लिए, जैसे कि ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जो नेमिंग करता है, जो नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो नेमिंग किया जाता है वो ICBN करता है। एंड सिमिलरली एनिमल्स के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, ICZN। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ICZN और ICBN, इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि जिपमर में भी पूछा जाता है, बहुत कॉमन होता है वहां। अब the scientific names ensure that each organism has only one name। इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे ICBN और ICZN में जो नेम दिए जाते हैं उसमें पहला पॉइंट ये, जो साइंटिफिक नेम दिया जाएगा वो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका वो एक ही नाम होगा और उस ऑर्गेनिज्म के और 2-4 नाम नहीं होंगे, वो एक ही नाम होगा, उसका एक साइंटिफिक नेम होगा, एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम। दूसरा, अगर डिस्क्रिप्शन दिया जाए वर्ल्ड में किसी भी इंसान को, मतलब वो वर्ल्ड का, यूरोप का एक इंसान है, इंडिया का है, एक एशिया का, चाहे वो जापान का हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं का भी हो, अगर उसको हम किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दें तो वो सब के सब एक ही वो स्टैंडर्डाइज नेम के ऊपर वो सब मतलब वही बताएं। और तीसरा ये कि ये इंश्योर हो कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही हो, मतलब ये नहीं कि ये जो नाम है वो किसी और का भी हो चुका है पहले और फिर वापस इसका नाम रखा जा रहा है, तो ये कंफ्यूजन ना हो, मतलब नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद ये बायोलॉजिस्ट, फिर ये बोला जाता है, दूसरे जो पैराग्राफ जो शुरू किया है इसने एनसीईआरटी ने, उसमें ये बोलता है कि जो भी नॉन ऑर्गेनिजम्स है उसके नाम के 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे, पहला तो जेनेरिक नेम और जो दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। इस जो 2 कॉम्पोनेंट से नेमिंग की जा रही है उसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, और ये चीज को इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लिनियस ने। इसके एग्जाम्पल में जैसे जो इसने 2 नाम दिया था उससे, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का जो साइंटिफिक नेम बना वो था मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा इज व्हाट, जो पहला नाम होगा वो क्या होगा, जेनेरिक नेम, और जो दूसरा नाम क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज पर्टिकुलर दैट स्पीशीज नेम। और जो लास्ट में उसमें लीन, यानी कि मैंजीफेरा इंडिका लिन जो लिखा है इसमें, वो लिन का इंडिकेट जो डिनोट करता है वो करता है कि कौन इन्हें पहले डिस्क्राइब किया था, जो लीनियस ने किया था, इस वजह से उनका नाम। देन देयर ये समझाया गया है कि हाउ दिस बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन, कैसे लिखा जाता है उसे, एंड होल दैट प्रोसीजर। नाउ अब उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है इज अबाउट क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसलिए क्लासिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे कि कोई भी चीज को, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रुप में कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंडर कैसे, बाय सीइंग सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए
हम उसे क्लासिफाई करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो दूसरा टर्म समझाया वो है टेक्सा। अब उन्होंने बोला कि साइंटिफिक टर्म जो भी कैटेगरीज होंगी, कैटेगरीज अब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, एनिमल्स, कैट्स, वीट, राइस, प्लांट्स, ऑल आर अ कैटेगरी एंड दे आर यूज्ड टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। तो जो साइंटिफिक टर्म होगा उसे हम टेक्सा कहेंगे इस कैटेगरी के लिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर समझाया कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। उन्होंने जब टेक्सा समझाया तो टेक्सा समझाने के बाद उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद, यानी हम क्लासिफाई करते कैसे, किस बेसिस पे, डिफरेंट टेक्सा के बेसिस पे। ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन करना डिफरेंट टेक्सा के बेसिस पे, इसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर और सेल डेवलपमेंट, ये सब चीजें मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज के अंदर आती है। अब मेन बात इसमें जो टेक्सा समझाया वो क्या समझाया, उसने ये समझाया जैसे कि डॉग एक मैमल है और मैमल, ऑल मैमल्स आर एक्चुअली एनिमल। सो डॉग भी एक टेक्सा है, मैमल भी एक टेक्सा है और एनिमल भी एक टेक्सा है, बट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स। अब ये लेवल समझाया कि लेवल कैसे हैं। इसको समझने के लिए इसके नेक्स्ट पैरा में इसने ये समझाया कि टेक्सोनॉमी जो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सारे प्रोसेस बेसिकली बेसिक चीजें हैं टेक्सोनॉमी के लिए, टेक्सोनॉमी को समझने के लिए। अब उसके बाद उन्होंने सिस्टमैटिक समझाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीनियस की जो सिस्टमा नेचर बुक थी वो टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन थी, एंड उसमें इन्होंने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ज़्यादा, मतलब द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड जो सिस्टमैटिक्स के लिए समझाया। और सिस्टमैटिक कौन से वर्ड्स है, तो लैटिन वर्ड्स है। सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज सिस्टमा। सो ये चीज इसमें समझाया हुआ है। उसके बाद उन्होंने 1.2 इनका खत्म होता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें इन्होंने समझाया अबाउट, अब इसे हम रिकैप करते हैं कि समझाया क्या है इन्होंने, कि 1.1 में इज लिविंग, कि लिविंग कैसे होते हैं, लिविंग कैसे डिफाइन किया जाएगा, कि ग्रोथ नहीं होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स बहुत ही, इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या में अंतर है, तो इसके अभी तक नहीं है इन दोनों वर्ड्स के लिए। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज नॉट बेसिकली द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ तो नहीं हुआ, सो मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब है जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर जब 1.1 जब लिविंग इनका इंसेट का खत्म किया, तो उसने 1.2 शुरू किया, दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में उन्होंने ये समझाया है हमें कि क्योंकि बहुत ही ज्यादा 1.7 से 1.8 मिलियंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब स्पीशीज का पता है, तो ये चीज को हमें याद कर, नाम देने में ही बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर एक जगह के इंसान एक नाम से जाएंगे और दूसरी जगह पे वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे नाम से जाना जाएगा, तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए नॉमेनक्लेचर आया। नॉमेनक्लेचर अब समझा दे तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी इजी होना चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन वर्ड आया। देन फिर उसको समझाने के लिए अब इतना कर दिया, तो उसमें ICBN, ICZN का इन्होंने जिक्र किया। फिर जो 2 कॉम्पोनेंट है बायोलॉजिकल नेम के लिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, ये इन्होंने समझाने की कोशिश की डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में। फिर लास्टली उन्होंने ये समझाया कि जब इतना ज्यादा है तो उसे क्लासिफाई करना भी जरूरी है इतने ऑर्गेनिजम्स को। अब क्लासिफाई करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, तो टेक्सा के बेसिस पे करेंगे, तो टेक्सोनॉमी उन्होंने डिफाइन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द 1.1 एंड 1.2 इंडेक्स। अब जो we'll study in the next video about the taxonomic categories. So thank you friends, hope you like this video. So please like, share and subscribe, and if you have any doubt, please do mention in the comment.